नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुंदेलखंड में पिछली बार बीजेपी का डंका बजा था। सभी 19 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया था। ऐसे में अब उसके सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। क्या इस बार भी बुंदेलखंड में बीजेपी की जीत का बिगुल बजेगा या दूसरे दलों से सत्ताधारी दल को टक्कर मिलेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बहरहाल आज हम आपको बुंदेलखंड में झांसी जिला लेकर चलते हैं और बात करेंगे झांसी सदर विधानसभा सीट की, जहां पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार मतदाता किससे अपना माननीय चुनेंगे और कौन सा दल क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय है, यहां किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, चलिए ये सब कुछ जानने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। झांसी सदर वो सीट है जिस पर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि इस विधानसभा सीट पर हुए 12 चुनावों में से 11 बार ब्राह्मण प्रत्याशी ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचा। गैर ब्राह्मणों में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य 2007 और 2009 के उपचुनाव में बसपा के कैलाश साहू अपवाद स्वरूप ही झांसी सीट पर चुनाव जीत सके। वर्चस्व की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 के चुनाव में किसी राजनीतिक दल के द्वारा जब किसी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो यहां से लखपत राम शर्मा निर्दलीय रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा 2009 के उपचुनाव में ब्रजेंद्र व्यास महज 9 वोट से बसपा उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। खैर, इस बार झांसी के सियासी समीकरण पहले से कितने अलग हैं, कौन ज्यादा मजबूत है, इसे लेकर विस्तार से बात करें उससे पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाला ये है झांसी शहर, जो भारत की वीरांगनाओं में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि फिलहाल यहाँ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल यूपी में सत्ता का संग्राम होने जा रहा है और झांसी जिले की झांसी सदर राज्य की अहम विधानसभा सीट मानी जाती है। लिहाजा जीत हासिल करने के लिए पार्टियां अभी से चुनावी विसात बिछाकर आगे बढ़ रही हैं। झांसी सदर के चुनावी इतिहास को देखें तो पता चलता है कि बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा है। बीते 10 विधानसभा चुनाव में 6 बार भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है, जबकि 2 बार कांग्रेस, तो वहीं एक बार बसपा और जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली। झांसी सदर सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रवि शर्मा को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में उन्होंने बसपा के सीताराम कुशवाहा को 55,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दी थी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में भी रवि शर्मा बीजेपी को जीत दिलाने में सफल रहे थे। इसके पहले सीट पर 2009 में हुए उपचुनाव में बसपा के कैलाश साहू को जीत मिली थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य इस सीट से विधायक चुने गए थे। प्रदीप जैन ने बसपा के रमेश कुमार शर्मा को 33,776 मतों के अंतर से हराया था, जबकि इसके पहले 2002 में बसपा जीती और उसके पहले लगातार 4 चुनाव बीजेपी के नाम रहे थे। ब्राह्मण बाहुल झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 4 लाख से भी ज्यादा है। इनमें पुरुष 2,15,000 से अधिक और महिला मतदाता 1,90,000 के करीब है। झांसी सदर सीट को जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो यहाँ ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। इनके अलावा मुस्लिम और अहिरवाद मतदाता 50,000 से अधिक हैं, जबकि कुशवाहा और साहू बिरादरी के मतदाता 40,000 से ज्यादा है।
बात मुद्दों की करें तो इस सीट पर इनकी कोई कमी नहीं है। झांसी विधानसभा क्षेत्र की ज्यादातर योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। यहां मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड तो किया गया है, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, रोजगार की कमी, बिजली की बड़ी दरें, सस्ती शिक्षा, सड़कें और पानी की उपलब्धता इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के लिए चुनाव में प्रमुख मुद्दे होंगे। बहरहाल अब इन सबके बीच झांसी में किस दल का कैसा प्रदर्शन रहता है, किसकी झांकी जमती है और क्या 12वीं बार कोई ब्राह्मण झांसी सीट से जीतकर विधानसभा की दहलीज पार करेगा, ये देखना भी अहम होगा। झांसी से प्रभात सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी प्रभात झांसी से और गगन जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले प्रभात, आपके पास आऊंगा। प्रभात, अगर देखा जाए इस सीट में ऐसा क्या है ब्राह्मणों को छोड़कर, ब्राह्मण यहां पर अपने अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, बात अलग है, ब्राह्मणों को छोड़कर ऐसी सीट में क्या खूबी है कि यह सीट हमेशा से बीजेपी की ही रही है? एक्चुअली ब्राह्मणों का तो वर्चस्व है ही, लेकिन यहाँ पे सवर्ण ज्यादा है। जहाँ की शहर की बात करेंगे तो शहर में सवर्ण ज्यादा है और सवर्ण जो है वो अधिकतर जो बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है और सवर्ण और किसी की तो आप देखते ही नहीं है, चाहे कितने भी लोग प्रलोभन दें, आप मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करें, नए नए वादे करते हैं, लेकिन जो सवर्ण वर्ग है और सब लोग जो इस तरह का मतदाता समानता, वो सारे लोग बीजेपी के पक्ष में अपना वोट देने में सारे विश्वास करते हैं, क्योंकि अभी तक जो सापा और भाजपा का जो रहा है वो उनका मतदाता को विश्वास नहीं है। भाजपा सापा जो झांसी सदर मेन सदर सीट पे जी दीपक। प्रभात, यहाँ पर स्वास्थ्य, रोजगार और जल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा, ये चीजें, ये मुद्दे जरूरी नहीं है जनता के लिए। सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि वो सवर्ण है या फिर ब्राह्मण है, तो वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेंगे, चाहे विकास हो अन्यथा ना हो। नहीं दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा इतना भी झांसी में बुरी स्थिति नहीं है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे पानी की कमी है, साफ सफाई की कमी है, कई जगहों पे देखा गया कि रोजगार भी नहीं, लेकिन मेन जो मुद्दा झांसी की जनता के पास रहता है, वो पूरी कोशिश झांसी जनता की यही रहती है। और भी जो दल है, बाकी दल, वो भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे सीट पे कब्जा है, लेकिन मेन झांसी का जो मतदाता है वो बीजेपी के ऊपर ही बहुत ज्यादा विश्वास करता है, चाहे विकास हो या नहीं हो, वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई बीजेपी को ही हमको जिताना है। इसीलिए ब्राह्मण बराबर से 12 बार जो है 12 में से 11 बार जीता है और इस बार भी बीजेपी झांसी में भी फिर से तलाश रही है कि चाहे नया ब्राह्मण प्रत्याशी लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी जो रवि शर्मा वर्तमान में विधायक हैं वो वादे तो कई बार करते हैं, लेकिन कई बार जनता को उनसे निराशा मिली है, जनता उनके पास गई है, कई बार उनके काम नहीं हुए हैं, कई बार विधायक नहीं मिले हैं, तो अभी थोड़ा सा रोष है जनता में। लेकिन चुनाव आते आते झांसी का मतदाता किस ओर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है दीपक जी। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा प्रभात। अब हमारे साथ जुड़े गए हैं गगन लखनऊ से लाइव। जिस तरह से गगन देखा जाए कि ये जो सीट है इस पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है, ब्राह्मणों का यहाँ पर तादाद ज्यादा है या ब्राह्मणों की यहाँ पर ज्यादा आयात है, तो इस वजह से यहाँ पर ब्राह्मण वोट ज्यादा है तो ब्राह्मण का ही जाता है या फिर सवर्ण को ही जाता है, ये कहना है सहयोगी का। लेकिन क्या वाकई इस आश्वासन के भरोसे रहना चाहिए कि हाँ ये परंपरागत सीट है, ये तो मिलेगी? माना कि एक बार मोदी लहर में तो हर सीट निकल गई थी, 19 में से 19 चली गई थी, उससे पहले अगर देखें तो सिर्फ 2 ही सीट आई थी। तो ऐसे में क्या इसके भरोसे रहा जा सकता है या समीकरण इस बार बदले जा सकते हैं? क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं जब लोगों के दिमाग में खटकने लग गए हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर हम केवल झांसी सदर की बात करें तो झांसी सदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट नहीं रही है। इससे पहले भी बसपा का भी विधायक रहा है, समाजवादी पार्टी का भी विधायक रहा है और कांग्रेस के भी विधायक यहाँ पर रहे हैं। लेकिन ये मान सकते हैं कि जब से उपचुनाव हुआ है, जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद उपचुनाव हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए, उसके बाद रवि शर्मा बैक टू बैक 2012-2017 में विधायक चुने गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, ये जरूर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती आ रही है,
2012 की बात करें तो सिर्फ 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे बुंदेलखंड में, जिसमें चरखारी मोमा भारती और रवि शर्मा यहाँ झांसी से जीते। लेकिन जिस तरह से 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ है, भाजपा ने पूरा सफाया कर दिया विपक्ष के प्रत्याशियों का और बुंदेलखंड की पूरी 19 की 19 सीटें अपने पाले में किया। तो साफ तौर पर इशारा था कि मोदी लहर भले ही 2012 और 2017 में रही हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया बुंदेलखंड के लोगों ने, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई ठगा गया है तो वो बुंदेलखंड के लोग ठगे गए हैं। लगातार किसानों की आत्महत्या का सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है। पेयजल की वहां पे व्यवस्था कभी भी सुचारू रूप से नहीं हो सकी है। और सबसे बड़ी, क्योंकि मैं खुद झांसी के कई ऐसे इलाकों में गया हूं जहां पर आजादी के बाद से क्या कभी उन्होंने बिजली तक देखी नहीं। 20-20 किलोमीटर दूर जाकर उनको मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता था। तमाम उनको दिक्कतें होती थी। लेकिन 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झांसी सदर में भले ही विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन पूरे बुंदेलखंड में जिस तरह से बिजली की व्यवस्था की गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, वो वहां के लोग काफी पसंद करते हैं। हालांकि इस बार ज्यादा क्योंकि प्रियंका गांधी जब ललितपुर गई थी, उसके बाद ललितपुर से वापसी आते समय झांसी जब पहुंची, वहां पर महिलाओं का एक उत्साह प्रियंका गांधी के प्रति जो देखा गया है, वो ये मान सकते हैं कि इस बार लड़ाई काफी त्रिकोणीय हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ेगी और प्रियंका गांधी जिस तरह से महिलाओं को लेकर लगातार घोषणा कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर थोड़ी बहुत चुनौती जरूर है प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। लेकिन ये जरूर है कि बुंदेलखंड में पिछले कुछ समय में, चाहे वो हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, झांसी में जो बन रहा है, चाहे बुंदेलखंड में पूरी बिजली की व्यवस्था की जाए या फिर पेयजल की व्यवस्था की जाए जो अमृत योजना के तहत शुरू किया गया, तो तमाम चीजें जो बुंदेलखंड के लोगों को, झांसी के लोगों को चाहिए था, वो बुंदेलखंड और झांसी में पहुंचा है। तो वहां के लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर है इस सरकार से। लेकिन ये जरूर है कि हम सिर्फ जातिगत आंकड़ों को देखकर ये कह नहीं सकते कि ये स्वर्ण यहाँ पर ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ब्राह्मण भले यहाँ पर 75 से 80 हजार वोटर है, लेकिन उसके बाद अहिरवार और मुस्लिम वोटर भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जो मुस्लिम वोटर और अहिरवार वोटर है, वो मान सकते हैं कि या तो कांग्रेस के पाले में जाएगा या सपा के पाले में जाएगा। तो अहिरवार वोटर मैक्सिमम सपा के पाले में जाता है। तो समाजवादी पार्टी से चुनौती जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को राहत इसलिए मिल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अभी चुनाव, क्योंकि 4 महीना है, अभी से ही करीब 2 दर्जन ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने सिर्फ झांसी सदर से ही अपना दावा ठोक रखा है। तो आपसी जो कला है प्रत्याशियों के बीच में जो दावा ठोक रहे हैं, उसी में काफी कला में समाजवादी पार्टी थोड़ी सी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटूंगा आपके पास। प्रभात, जिस तरीके से गगन ने बताया कि वहां पर जो योजनाएं पहुंचाई हैं राज्य सरकार ने, लेकिन अगर बात करें पूर्वांचल की अपेक्षा जरूर ठगा सा महसूस कर रहा होगा बुंदेलखंड, क्योंकि जो पूर्वांचल में जो योजनाएं या जो विकास, जो सौगातें राज्य सरकार ने दी हैं, वो शायद बुंदेलखंड को नहीं मिल पाई उतनी, या फिर जो मिली भी है वो अधर में अटकी हैं। क्या इससे वहां के लोगों में निराशा है या नहीं है, या फिर यही कह लें कि 2017 में जो तेज था, जो बहाव था, वैसे ही मेंटेलिटी या वैसे ही बहाव अब भी है? दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने बात की और गगन ने भी बताया, वो अपनी जगह पे सारी बातें सही है। लेकिन पेयजल योजना और जितनी बुंदेलखंड के लिए, झांसी के लिए पर्टिकुलर जो योजना आई है, चाहे सीपी बाजार का पुल हो, चाहे बेतवा नदी के पास पुल हो, ये सारी जो योजनाएं थी, छोटी छोटी योजनाएं जिससे बुंदेलखंड कई समय से परेशान थे, वो कहीं पे पूरी हुई है। हाँ, कई जगहों पे अभी भी क्षेत्रों में ऐसा है कि जहाँ पे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं टैंकरों से, लेकिन तो पानी के तरह तो विधायकों ने और टैंकरों से पानी की व्यवस्था की, कोशिश की कि पानी की पूर्ति की जा सके। सबसे ज्यादा जो झांसी में मांग है, जो दीपक मैं आपको बताना चाहूंगा बुंदेलखंड में, झांसी में, कि झांसी बुंदेलखंड राज्य बने और बुंदेलखंड राज्य का निर्माण और झांसी को उसकी राजधानी बनाया जाए। ये काफी लंबे समय से झांसी वासियों की और बुंदेलखंडी की लोगों की मांग की जा रही है। उमा भारती जब 3 सांसद, उन्होंने कहा था कि हम है ना 3 महीने के अंदर सरकार बनती है तो 3 महीने और 3 साल के अंदर हम बुंदेलखंड का राज्य बनवा देंगे। लेकिन वो बाधा तो खड़ी नहीं हुई। जितनी बार भी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा या जो भी बुंदेलखंड राज्य की पहल करने वाले मोर्चे हैं, तो हर बार इस बात से सभी राजनीतिक दलों से दुखी है और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कई बार उन्होंने आरोप लगाया है सांसद के ऊपर भी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी, कि इन्होंने ना कहने के बावजूद भी बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं किया, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
दोनों में भाजपा की सरकार है। इससे अच्छा मौका बुंदेलखंडियों का कहना है कि नहीं हो सकता कि बुंदेलखंड राज्य को बिल्कुल है, लेकिन ये मांग प्रमुख है, ये कहा जा सकता है प्रभास कि वो एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं बुंदेलखंड को। ये हालांकि कब पूरी हो पाएगी तो नहीं पता, लेकिन अभी लगता भी नहीं है कि फिलहाल इस पर कोई भी विचार विमर्श किया जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गगन, आप हमारे साथ बने रहेगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। लगातार हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कुर्सीनामा में झांसी की सदर विधानसभा सीट पर कि मुकाबला आखिर कैसा होगा और कौन सी पार्टी कितना मजबूत रहेगी। हमारे साथ लखनऊ से लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं गगन। गगन, जिस तरीके से बात आपने की कि वहां पर विकास हुआ है या फिर वहां पर जो योजनाएं सरकार की हैं, उनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर आई नहीं है या तो अटकी हुई है। तो क्या वाकई जो वेव उस वक्त थी वही वेव इस वक्त भी है, या लोगों की मेंटलिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, या कुछ मुद्दे उनके जहन में है जो शायद इस बार बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं या फिर लॉस का सौदा साबित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निसंदेह जिस तरह अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई। उसके कई कारण है, क्योंकि झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था जो होती है वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। सरकार को यहां से वहां तक पहुंचाने में भी काफी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज को मॉनिटरिंग किया है कि जब पानी की कमी होती है तो बाकायदा रेल से टैंकर भेजे जाते हैं वहां पर पानी में। लेकिन जब 2012 से 17 तक बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कई बार ऐसा हुआ कि टैंकर वहां पे खड़े रहे लेकिन राज्य सरकार ने वो पानी उतरने नहीं दिया। तमाम चीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा बुंदेलखंड में 2 राजनीतिक दलों के बीच में। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, तो जो केंद्र की योजनाएं थी वो बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट वहां पर हुई हैं। लेकिन क्योंकि यह दशकों से ये कहा जा रहा है कि जब बुंदेलखंड में किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो उसे सजा नहीं मानी जाती, उसे माना जाता है कि उसको बहुत बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि वहां पर लगातार खनन की सुविधाएं, खनन होता है। अधिकारियों की एक दिलचस्पी होती है कि हम किसी तरह बुंदेलखंड पहुंच जाएं और पूरा लूट खसोट करके वापस आ जाएं। तो तमाम नेताओं की बिल्कुल गगन, आपके पास लौटूंगा। महेश कश्यप जुड़ गए हमारे साथ, सपा जिला अध्यक्ष। जिस तरीके से देखा जाए महेश जी, यहां पर बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की हो रही है, सपा का क्या रोल होगा इस बार के चुनाव में? निश्चित रूप से आप देखेंगे जब मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तब दोनों ही दल एक सिक्के के 2 पहलू है। जब मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो लूट खसोट करती है, और मौका मिलता है कांग्रेस को तो उन्होंने भी जो देश की आजादी के बाद जो विकास होना चाहिए था वो विकास हालांकि नहीं हो पाया वहाँ पर।
लेकिन आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा और आम चुनाव में जब समाजवादी पार्टी वहां पर आएगी, तो जिस तरीके से 2012 से लेकर 17 के बीच में, और जब केंद्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे, तब जो विकास देश की रक्षा के समय पे हुआ और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से उसी तरीके का विकास हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, और विशेष तौर पर बुंदेलखंड में होने वाले विकास जो काम है उनको महत्व देकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमें लगता है कि तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर भाई जी अब तक जब नहीं देखा तो अब क्या देखेगी? इतने बार चुनाव हुए, पिछले 4 चुनाव रिसेंटली की नजर डाल रहे हैं तो वहां पर सपा का कहीं कोई वजूद नहीं दिखा। आपकी सरकार थी राज्य में, तब भी आपका कोई वजूद नहीं दिखा। तो अब आप कैसे सोच सकते हो कि ऐसा आपने क्या कर दिया जिससे अब जनता दूसरे या तीसरे विकल्प के रूप में आपको देखेगी? नहीं, जब असल में हमें अभी मध्य प्रदेश के अंदर मौका नहीं मिला। आप अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, झांसी की सदर सीट की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब 2022 में जब हमारी सरकार थी, तो जब मौका मिला माननीय अखिलेश यादव जी को, तो निश्चित रूप से चहुमुखी विकास हुआ। यही उत्तर प्रदेश है जहां विकास के हम लोगों ने अनेकों काम किए। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जितने लोगों को हमने बेरोजगार भत्ता दे दिया, तो आज जिस पे आज लोग बात पढ़ाई के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो लैपटॉप देने का काम किसने किया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने। योजनाएं नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब तक आप क्यों नहीं आ पाए, और अगर आप आते भी हैं या कोशिश भी करते हैं सीट से, तो कौन आपके लिए बड़ी चुनौती होगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी या बसपा? नहीं, अभी तो चुनाव चूंकि 2022 में है, 4 महीने के बाद चुनाव है, तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मैंडेट मिला और उसके बाद जिस तरीके से उनकी नाकामी और प्रदेश के अंदर बेहाल पूरी जनता हो गई, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को ही लोग यहाँ विकल्प मान रहे हैं, और ना ही भारतीय बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। महेश जी, विपक्ष की पार्टी होने के नाते आपने यहाँ कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें उठाया, या जनता के मुद्दे थे जो आप जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता आपको या आपकी तरफ देखे? कोई मुद्दे विपक्ष में रह के आपने यहाँ की जनता के उठाए, कौन से ऐसे खास मुद्दे थे? किसानों की मुद्दा किसने उठाया? लोग जब लॉकडाउन हुआ, तो जब देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, अगर किसी ने मदद करने का काम किया, आपको रोकना चाहूंगा महेश जी, हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, नितेश मिश्रा जी। जिस तरीके से मुकेश जी, यहां पर अगर देखा जाए, अभी तक बीजेपी का ही कब्जा रहा इस वाली सीट पे, मैं बात कर रहा हूं झांसी की सदर सीट की। तो अब जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, केंद्र के भी हैं, जनता में थोड़ा सा रोष है, और कहा जा रहा पूर्वांचल की अपेक्षा बुंदेलखंड की थोड़ी सी अनदेखी की गई है, तो क्या वाकई अब भी आप वही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं बुंदेलखंड से या फिर इस सीट से कि यहां पर फिर से बीजेपी आएगी? मुकेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। महेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश जी, बात पूरी कीजिए आप। हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसानों के मुद्दे हमने उठाए। महंगाई आज जिस चरम पर है, आप डीजल के भाव देख लीजिए, आप डीजल क्या रेट पहुंच गया, पेट्रोल क्या रेट पहुंच गया, और गैस का सिलेंडर क्या भाव, ये सब महेश जी कहाँ आपने किसानों को लेकर किसानों के मुद्दे कहाँ उठाया आपने? तो गंगा में हाथ धोए। नहीं, गला, बिल्कुल गला। जहाँ राकेश टिकैत जी पहुंचे वहां आप पहुंच गए, वहां दुआस हुआ, आपने भी पहुंच लिया। बताइए आपने कौन सा आंदोलन किया? एक आंदोलन बता दीजिए पूरे यूपी में कि आपने या सपा ने ये आंदोलन खड़ा किया था किसानों के लिए, एक बता दीजिए। अभी लास्ट हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी लास्ट में किसानों के मुद्दे जब से किसान खड़े हुए आप उनके पीछे लग लिए। जहाँ गाड़ी राकेश टिकैत जी की जाती है वहां अखिलेश यादव की भी चली जाती है। उससे पहले आप ये बताइए आपने कौन सा मुद्दा उठाया या कौन सा प्रदर्शन किया खुले रूप से? ये सपा ने प्रदर्शन किया? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने हमेशा प्रदर्शन किया है, और समाजवादी पार्टी